एन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन शो करना है। देखो मैं आपको वैसे मैंने कल भी समझा दिया था, मैं दोबारा समझा देती हूँ इसको एक्सेल में लाके। देखिए A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू, ये अपने आप समझ जाना, A2 अपॉन A3 इक्वल्स टू A3 अपॉन A4 इक्वल्स टू A4 अपॉन A5। मान लो इतनी ही टर्म्स हैं आपके पास, और ये दोनों इक्वल टू हैं हमारे के बराबर। ठीक है, यहां तक समझ आया आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है यस बेटा? मैम। अब यस मैम। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी के बराबर है। ठीक है, ये भी के बराबर है। ठीक है, ये भी के बराबर है, हर एक अलग अलग के बराबर है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करने बैठूं तो आप देखिए यहाँ पर A1 तो कहीं और है नहीं, एक ही A1 है हमारा, ये बच जाएगा A1। बाकी देखो ये A2 से A2 कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, यस मैम। और इधर से A3 से A3 कट जाएगा, A4 से A4 कट जाएगा, A1 के नीचे क्या बच जाएगा, A5। A5। यहां तक समझ आ गया? यस मैम। अब के की पावर क्या होगी, देखो कितनी बारी मल्टीप्लाई होगा के, 4 बारी। यस मैम। तो के की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर, 4। ये पावर का निशान उत्तर, के की पावर 4 आ जाएगी। ये बात समझ आई? यस मैम। अब हम 4 को ले लेते, 5 को n ले लेते हैं क्योंकि हमारी n टर्म्स हैं। तो 4 क्या होगा, n-1। 4 को हम क्या लिखेंगे, n-1, 5-1, n-1 लिखेंगे ना। यस मैम। और यस मैम। अगर देखो, अगर हमारा n इज इक्वल टू 5 है मान लो, तो n-1 इक्वल्स टू 4 हो गया। ठीक है, यस मैम। तो अब हम लिखेंगे A1 अपॉन, एक्सक्यूज। एक मिनट बेटा, an, पहले लेट मी कंप्लीट, और यहाँ पर आएगा आपका k रेज टू पावर 4। n-1। यही प्रूव करना था हमने। हम्म, यही करना था बेटे प्रूव, या कुछ और करना था? देखिए इसमें यही प्रूव करना था ना, A1 अपॉन an इज इक्वल टू, अच्छा k रेज टू पावर n-1 है ना, तो अब हमने k की वैल्यू ले ली। k की वैल्यू में इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं k की वैल्यू, अगर मैं पुटअप करती हूँ यहाँ पर, तो क्या लिखूंगी, मैंने पहले वाली वैल्यू ले ली A1 अपॉन A2। ठीक है, रेज टू पावर n-1। आ गई बात समझ? यस मैम। ठीक है, हाँ जी, अब बोलिए आप में से कौन कुछ कहना चाह रहा था, कोई लड़की की आवाज आ रही थी मुझे बीच में से। हाँ जी बेटा, किसकी आवाज आ रही थी, बोलिए। मैम प्रीति। एक्चुअली हाँ जी, मैम एक्चुअली स्क्रीन पे क्लियर नहीं आ रहे, अक्षर शो नहीं हो रहे, टेक्स्ट। एक्सेल शो नहीं हो रही? हाँ जी, मतलब कि क्लियर शो नहीं हो रहे, अक्षर शो नहीं हो रहे। अक्षर शो नहीं हो रहे, तो बेटा उसका तो एक ही तरीका है, ये लो।
हाँ जी मैम हो गई शो। हो गया अब? हाँ जी मैम। और कुछ? और अब ये इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट इसके अलावा? आवाज क्लियर नहीं आ रही प्रीति, सिर्फ आपको नहीं आ रही है औरों को भी नहीं आ रही? मैम सुनाई नहीं दे रही आवाज आपकी। मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? ओके, देखती हूँ मैं। मैम सर कहीं से हम आवाज वॉल्यूम तेज कर सकते हैं? ठीक है, तभी भी नहीं सुनाई दे रही। हैं? मैम एक वॉल्यूम मिनट, तो हाई है, तब भी सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। मैं देखती हूँ। तो हो गया तेज। वॉल्यूम तो मेरा तो फुल है भाई। बेटा मेरा वॉल्यूम तो फुल है। अब थोड़ा और कोशिश करती हूँ पास लाके बोलने की। अब ठीक है कुछ पहले से? यस मैम हम्म? आवाज। यस मैम। अब आ रही है आवाज? यस मैम। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ थर्ड रही है। हो। ठीक है, थर्ड हो गया आपका। फोर्थ है x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन z, b इज इक्वल टू z अपॉन c। प्रूव क्या करना है आपने? देखो इसमें भी हमने वही करना है, x अपॉन a x मैम अपॉन, हाँ जी बोलो बेटा, बोलो बोलो क्या कह रहे हो? x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c, y अपॉन b z अपॉन c। इन जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने इन सबको मान लेना है k के बराबर। किसके बराबर मान लेना है? k के बराबर। ठीक है, उसके बाद हमने अलग अलग लेना है, फिर हमने देखना है हमें प्रूव क्या करना है। जब आपको कुछ प्रूव करना है तो यहाँ से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड ए स्क्वायर, ये इस ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। अगर मैं x अपॉन a को k मानती हूँ तो x की वैल्यू a k आ गई। ये बात क्लियर होगी आपको? हाँ जी बेटा। यस मैम। मैम। और y की वैल्यू b के आ गई, z की वैल्यू c के आ गई। और यही वैल्यूज हमने पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। देखो x की जगह इसने a k का स्क्वायर लिख दिया। इसको जब हम मल्टी, और y की जगह भी वैल्यू पुट कर दी, b के, z की जगह c के। जब आप इनको करोगे तो k स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, a स्क्वायर माइनस बी सी। और नीचे भी क्या है, Yes, ए ma'am. स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू के स्क्वायर हो गया। ये तो कट गया आपस में, क्या रह गया, के स्क्वायर। जी मैम। ठीक है बेटा? हाँ जी। ओके मैम। यस मैम हो गया। इसी तरह दूसरा और तीसरा करोगे, तीनों जब के स्क्वायर आ रहे हैं तो फिर वही प्रूव करना था हमने, और कुछ भी नहीं करना था। फिफ्थ भी ऐसा ही है, तीनों को के ले लो, पी की वैल्यू ले लो, क्यू की ले लो, आर की ले लो। यहाँ पर पी प्लस क्यू प्लस आर निकालना है तो वैल्यू पुट कर दो, 0 आ जाएगा। फिर पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी निकाल लो, वो भी 0 आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है। कर लोगे बेटा आप?
Yes, ma'am. जिन्होंने मेरे को ये Yes, क्वेश्चन ma'am. पूछा था, आई थिंक पटियाला की गर्ल्स ने पूछा था। पटियाला की गर्ल्स को हो गया क्लियर? जिन्होंने पूछा था वही जवाब देंगे। यस मैम हो गया मैम क्लियर। गुड मैम, लेटर स्मॉल है जी। अब तो हो गए, बड़े कर दिए मैंने, और भी बड़े करूं इससे भी ज्यादा? अब बस मेरे मैम, हो पास, गई। हाँ, अब इसके बाद मुझे बताइए, आप में से 6 to 10 में किसी का कोई डाउट है? मैम 6th में है। यस मैम 6th और कौन सा है बेटा? 6 और 9 लिस्टेशन। 6 और 9। 6th Yes, और 9 ma'am. ठीक है। मैं अब Registration 6th और 9 बताने लगी हूँ, ध्यान से सुनना जो भी पूछ रहे हैं। 6th क्या है? मार्क्स obtained by 4 examinees are as follows: A ratio B, B ratio C, C ratio B ratio C, C ratio D. Find the... बेटा ये बहुत आसान है, देखो ध्यान से, मैं इसको फिर यहाँ पर ही कर रही हूँ, नीचे ले जाती हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, A रेशो B, A रेशो B, C और D, ये दिया हुआ है आपको, Yes, ठीक ma'am. है। A रेशो B क्या दिया हुआ है? A ratio B, B ratio C, C ratio D. नहीं, वैल्यू पूछ रही हूँ। 2 3 4 5 7 9। 2 3 4 5 7 9, ये आ गया, ठीक है। हाँ जी, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. कल किया था आपने Yes, ma'am. 3 वाला, तो कल किया था ना आपने? क्या किया था आपने? इससे अच्छा आपको समझ नहीं आ रहा? ओके ओके, ठीक है। देखो आपने क्या करना है, पहले निकालना है वही 3 वाला जो हमने कल किया था, वो याद है आपको? क्या आया था? 4 2 जा 8, यस 3 4 जा 12 एंड देन 4 5 जा 20, ऐसे था ना? दिस Yes, ma'am. 5 ये 15। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. सोचो ये आपको दिया ही नहीं हुआ, डी को भी छोड़ दो। अब इतना इन तीनों का क्लियर हो गया। अब डी को लो, 7 और Repeat 9। कर दो दोबारा। देखो बेटा, कल मैंने आपको पेंट में सिखाया था, अगर आपको याद हो ना, मैं दोबारा बता देती हूँ, कोई बात नहीं। नहीं, पेंट में नहीं, वर्ड में बताया था शायद। ऐसे बताया था मैंने कल, ए रेशो, इसको भी कंट्रोल ए करके बड़ा कर देते हैं, 14 16। देखो, ए रेशो बी ए रेशो बी के आपका 2 रेशो 3. 3, 2 रेशो 3, और आगे क्या है? 4 4:5. 5. 4 रेशो 5. 5। पहले हम इसको करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमने हाइलाइटर लिया था, नहीं, डिजाइन ड्रॉ लिया था हमने, ड्रॉ में से पेंसिल ली थी हमने, पेंसिल से हमने ऐसे लाइन लगाई थी, ये वाली। तो हमारा क्या आ गया था? 4 2 जा 8,
रेशो 12, 15. रेशो 15, ये आ गया था कल। Yes, ma'am. अब हमें ना इसने एक चीज और दे दी साथ में, रेशो D. डी, ठीक है, डी। तो सी रेशो डी क्या दिया हुआ है आपको? 7:9. ठीक है, 7 रेशो 9, यही दिया हुआ है। Yes, ma'am. अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखो, करना वही है, हमने पहले इसको इससे, ठीक है, फिर इसको इससे, तो ठीक है, आई बात समझ? Yes, ma'am. तो अब देखो Yes, आप ma'am. क्या क्या आएगा, देखो इसका आंसर 7 8 जा 56, ठीक है, रेशो 12 7 जा 84, रेशो 15 7 जा 105, रेशो 15 9 जा 135। आ गया आंसर आपका? Yes, ma'am. Yes, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, अगर नहीं समझ आएगा तो बाद में आपको काम आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? डाउट हो गया क्लियर बच्चे? Yes, ma'am. एमएसटी गर्ल्स एंड जसप्रीत जिन्होंने पूछा था उनका डाउट क्लियर हो गया? हाँ जी, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. गुड। अब हमने 6th के बाद आना है 9th पे। Last one. हाँ हाँ जी, दोबारा बता देती हूँ, कोई बात नहीं बेटा। बेटा देखो, वही फंडामेंटल आपने अपनाना है जो आपने ऊपर वाले में अपनाया, कि हमने इसको नीचे लेके आना है, फिर ऊपर और फिर नीचे, यानी कि जो इधर वाले हैं ना, हमने उनको इससे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है 7 से, ऐसे लाइनें लेनी है। जो दोनों एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, और जो ये है इसको इधर वाले से लेके जाना है। ऐसे डायगोनली लेके आना होता है ऊपर से नीचे तक, और जो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। दोबारा समझाऊं? हाँ जी, Yes, ma'am. लग गया जी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, नहीं तो मैं भेज देती हूँ, प्रिंट स्क्रीन करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो, आप लोग देख भी सको। 1 मिनट होल्ड करना। नहीं भाई, इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि ये पेंट में जाता है। प्रिंट स्क्रीन जब हम करते हैं ना, उसको सेव करने के लिए हमें पेंट में जाना पड़ता है। जस्ट ए मिनट, मैं आपको भेज देती हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कितनी देर लगा दी इसने? ये है ना हमारा, और this one. Okay, let's see. I should एग्जाम्पल 6 है ना ये आपका? हाँ जी, Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ये आपका नोट्स बन जाएगा, परमानेंट आपके पास रहेगा। लो जी, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। अब ना दोबारा से जब करना हो तो यहाँ से देख के आप कर लेना, ठीक है। यस मैम। देखो दिख भी रहा है, डाउनलोड हो रहा है, पहले चेक कर लेते हैं। एक बार आप लोग खोल, कोई एक जना खोल के देख लो, दिख रहा है आपको, मतलब आ रही है क्लियर। यस मैम। मेरे यहाँ तो खुल गया भाई, खुल रहा है आपके यहाँ? यस यस मैम। मैम। ठीक है, यस अब ये मैम आपका मैम। परमानेंट नोट बन गया। अब जब खुद से करोगे तो यहाँ से देख के कर लेना। अब हम आगे चलते हैं। 9th एग्जाम्पल में प्रॉब्लम थी एमएसपी बॉयज। हाँ जी मैम, समझ नहीं आया 4 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 4 में तो बेटा कुछ भी नहीं था, मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो बेटा, जब ऐसी चीज प्रूव करनी होती है ना आपने, तो आपने क्या करना है, एक्स अपॉन वाई, इन सबको हमने के ले लिया। देखो मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ वर्ड में, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो। ठीक है, इसको सारे को रब कर देते हैं। वो कहता है एक्स, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, वाई। थोड़ा सा लिखने में बेटा इसमें, क्योंकि बोर्ड नहीं है हमारे पास, एक मिनट मैं इसको टूल यूज कर सकती हूँ। ड्रॉ से कर लेते हैं अगर हो सकता है तो। वाई, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, नहीं होगा नहीं, इससे ये लिखा नहीं जाएगा, बड़ा अजीब सा लगेगा आपको। वाई अपॉन जेड नहीं हो पाएगा, इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, वाई अपॉन बी। मैं यहीं से पहले समझाने की कोशिश करती हूँ। एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी इज इक्वल टू के। हमने तीनों को अलग अलग के बराबर रख दिया। एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू के, तो एक्स की वैल्यू आ गई ए के। देन वाई अपॉन बी इज इक्वल टू के, तो वाई की वैल्यू आ गई बी के। जेड अपॉन सी इज इक्वल टू के, तो जेड की वैल्यू आ गई सी के। हमने कुछ भी नहीं करना इसमें, हमने पहले x की जगह a के रखा, y की जगह b के रखा, z की जगह c के रखा। जब मैंने ये वैल्यू रखी x की जगह a के, तो ये बन गया देखो a के का स्क्वायर। y की जगह मैंने b के रखा, z की जगह c के, तो b c के स्क्वायर हो गया। अब के स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर ए स्क्वायर माइनस बी सी रह गया, नीचे भी वही है, दोनों आपस में कट जाएंगे और ये आ जाएगा के स्क्वायर। इसी तरह हम सेकंड टर्म लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए। तो वाई की वैल्यू रखेंगे हम पहले, y की वैल्यू रखेंगे बी के का स्क्वायर बन जाएगा, फिर z की और x की रखेंगे। सिमिलरली जब आप इन दोनों को क्लियर करोगे, जब एक की वैल्यू आ गई, तो बाकी दोनों की वैल्यू भी के स्क्वायर आएगी। यहाँ पर के स्क्वायर लिखना है, के नहीं लिखना है, के स्क्वायर आएगी आपकी वैल्यू। तो हमने यही प्रूव करना था कि ये तीनों इक्वल हैं, और ये भी आ सकता है पेपर में कि तीनों के स्क्वायर के बराबर होंगे। ठीक है, आप समझ आया? यस मैम। मैम ठीक है, समझ आ गया फोर्थ, ठीक है, ओके हो गया। मैम एग्जांपल 3 विच जो तुसी कैनू किया 4 नाल मल्टीप्लाई किता सी जी, समझ नहीं आया जी, प्लीज दस दो जी। एग्जांपल 3 विच तुसी के नू 4 नाल मल्टीप्लाई किता सी, देखें
एग्जाम्पल 4 कह रहे हैं, 4 कह रहे हो बेटा? कौन सा कह रहे हो एग्जाम्पल? देखती हूँ मैं, 1 मिनट। एग्जाम्पल 3 विच समझ आ गया जी, आया समझ, आ गया समझ मैम, हो गया, क्लियर है। आर के कह रहे हैं, आर के, हु इज आर के? रमनदीप कौर, समझ आ गया आपको ये वाला पॉइंट जो आप 3 कह रहे हो, एग्जाम्पल 3? नहीं मैम नो आया, मैम। कोई बात नहीं, बता देते हैं। बेटा 4 तो मैंने एज्यूम किया था, 4 को मल्टीप्लाई नहीं किया था मैंने, n को 5 लिख दिया था, तो n-1 4 हो गया था। आपको समझाने के लिए किया था वो मैंने, कि जब हमारे पास a1 से लेकर an तक टर्म्स हैं, तो हमें उनको कंटिन्यू प्रोपोर्शन में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a2 अपॉन a3। यही तो लिखते हैं, a रेशो b रेशो c रेशो d, यही लिखते हैं ना हम। यस मैम। तो जब n तक है, तो n तो लास्ट में नीचे आता है, ऊपर तो n-1 आएगा। तो इसका मतलब जब हम इनको मल्टीप्लाई ओके करेंगे तो k की वैल्यू n-1 आ जाएगी, फिर हम k की वैल्यू a1 अपॉन a2 लिख देंगे। आ गया समझ? ओके मैम। यस फोर्थ तो मैम। मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा था। इसके बाद हम आते हैं ओके। एग्जाम्पल 9 पे। एग्जाम्पल 9 में प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड। देखिए बेटा, प्राइम कॉस्ट अगर आप अभी तो फाउंडेशन में हो, जब आप कॉस्टिंग पढ़ोगे तो प्राइम कॉस्ट होती है आपके 3 चीजें मिला के बनती है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो वो प्राइम कॉस्ट है आपकी 3 टाइम्स ऑफ द मटेरियल यूज्ड। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वाज इंक्रीज्ड इन द रेशियो ऑफ 3:4। The productive wage was increased in the ratio of 4:5. Find the present prime cost of article could formally be made of 180. Prime cost is equal to x plus y is wages plus material used. New prime cost है आपकी 180. 180 is equal to 3 times the value of material used. Y is equal to 60. 60. The cost of raw material was increased again, x plus y is equal to 180. X is equal to 180 minus y. Y is 60. 3 times of material used. ठीक है, ओके। ध्यान से क्वेश्चन समझने वाला है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है जिसने भी पूछा है ये। यहां से लग रहा है कि इस बच्चे ने कुछ काम किया है। द प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 3 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड। देखो उसने 2 चीजें बोली हैं, वैसे हमारी प्राइम कॉस्ट में 3 चीजें होती हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, लेकिन यहाँ उसने क्योंकि रेशो ही 2 की दी है, इसका मतलब 2 ही चीजें वो ले रहा है, ओवरहेड को नहीं ले रहा, वो ले रहा है मटेरियल और वेजेस को। मटेरियल एंड वेजेस। द रॉ मटेरियल वाज इंक्रीज्ड 3:4। 3:4 का मतलब क्या हो गया? रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्टिव वेजेस वाज इंक्रीज्ड इन द रेशियो ऑफ 4:5। ठीक है, यानी कि जो पहले 3 चीजें लग रही थी अब 4 लग रही हैं, और वेजेस में जो पहले 4 लग रही थी अब 5 लग रही है। फाइंड द प्रेजेंट प्राइम रेशियो, प्राइम कॉस्ट आपने निकालनी है, विच कुड फॉर्मली बी मेड ऑफ 180। हाँ जी बेटा, कुछ बोल रहे हो? प्राइम कॉस्ट होती है आपकी मटेरियल प्लस लेबर, मटेरियल प्लस लेबर। मटेरियल को आपने देखिए वो क्या, हाँ जी बेटा मैम बोलो रिपीट कुछ। करें दोबारा क्वेश्चन जी। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, देखो ध्यान से, मैं आपको करके ही दिखाती हूँ। ओके मैम।
देखो बेटा, यहाँ पर आपके पास है प्राइम कॉस्ट। सबसे पहले इस बात को समझो, प्राइम कॉस्ट क्या होती है। जब आप कोई चीज फैक्ट्री में बनाते हो तो जो आपकी सबसे पहले उसका खर्चा लगता है, वैसे तो नॉर्मली या जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो प्राइम कॉस्ट में तीन चीजें होती हैं। मटेरियल, जो आप मान लो पेन बना रहे हो, ठीक है, तो पेन का मटेरियल प्लास्टिक होता है, उसको बनाने के लिए लेबर चाहिए और कुछ फैक्ट्री के खर्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने खर्चों को नहीं लिया, मटेरियल कॉस्ट इसने दो चीजों से बनाई। क्या क्या? प्राइम कॉस्ट, मटेरियल मान लो प्लास्टिक ही आपका, प्लस वेजिस, वेजिस मतलब लेबर का खर्चा, ठीक है। अब इसने मटेरियल को देखो, अगर आप क्वेश्चन में समझने की कोशिश करो, जो इसने किया है, ये मटेरियल को वाई ले रहा है और वेजिस को एक्स ले रहा है, तो हम भी वही ले लेते हैं। मटेरियल को ये वाई ले रहा है, वाई, और वेजिस को ले रहा है ये एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन जो वो कह रहा है कि प्राइम कॉस्ट किसी आर्टिकल की 3 टाइम होती है उसके मटेरियल से, यानी कि मटेरियल है अगर हमारा वाई, और ये कह रहा है कि उसकी प्राइम कॉस्ट 180 है, तो इसका मतलब हमारा 3y इज इक्वल टू 180 हो गया। मटेरियल से 3 गुना होती है ना प्राइम कॉस्ट, इसने यहां कह दिया 180, ठीक है। प्राइम कॉस्ट है आपकी 180, इज इक्वल टू y प्लस एक्स। ये बात समझ आ गई? अब वो ये कह रहा है कि ये जो है 3 गुना है मटेरियल की। अब हमारे पास मटेरियल क्या है? y, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट 3y इज इक्वल टू 180। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? यस मैम। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वल्स टू 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, 60 आ गई y की वैल्यू। हाँ जी, यस मैम। समझ? यस। अब अगर y की वैल्यू 60 आई है तो x की क्या होगी? अगर हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू 60 लिख दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120। 120, वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू 120। 120। यहां तक समझ आ गई? हाँ जी बेटा। यस मैम। अब यस क्वेश्चन, मैम। अब देखो ये चीज आपकी Yes. निकल गई। वो ये कह रहा है द कोस्ट, देखो ये जो 180 है ये क्या है? फाइंड द प्रेजेंट प्राइम कॉस्ट ऑफ आर्टिकल विच कुड फॉर्मली बी मेड 180, ठीक है। देखो, अब वो कहता है कि मटेरियल इंक्रीज हो गया आपका 3/4 में। ये तो पुरानी कॉस्ट थी 180, अब हमें नई कॉस्ट निकालनी है। मटेरियल आपका 3/4 बढ़ जाता है, और मटेरियल है हमारा कितने का है? जो अभी हमने निकाला इसमें मटेरियल, मटेरियल हमारा 60 रुपए का है, ठीक है। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. आप इसको मत देखो, आप ऐसे देखो, आपका मटेरियल जो है, अब मैं यहाँ लिखूंगी न्यू वाई, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू, पहले मेरा वाई कितना था? 60, ठीक है। अब इसका 3/4 में बढ़ा देती हूँ, 60 का 3/4 कहाँ कितना होएगा? कितना होएगा ये? 60
प्लस 3/4 और 60 15 ये 45 हो गया। देखो 3/4 निकालना आता है कि नहीं आता? बेटा 4 को 60 से डिवाइड करोगे 15 15 ये 45 आ गया। ये बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। तो ये कितना बन जाएगा टोटल मिला के? 105। अब हम निकालेंगे न्यू न्यू एक्स। ये आपका कितना बढ़ रहा है देखो जरा, पढ़ो क्वेश्चन में। पहले 120 था, अब 5/4 बढ़ रहा है। Yes, हाँ जी ma'am. बेटा, 5:2. 5/4 4/5। 4/5. 4/5 है। Yes, ma'am. यस मैम। 4/5 इंटू 120 कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 120 प्लस इसका 5 से डिवाइड करेंगे 120 को 24, 24 गुना 4 कितना बन जाएगा? 96। 96। कुछ गड़बड़ हो रही है। ये कह रहा है अच्छा, रॉ मटेरियल वाज इंक्रीज्ड इन द रेशियो ऑफ 3/4। 3/4 में बढ़ा है रॉ मटेरियल, इसका मतलब उसका 4/3 हो गया। वो 3/4 नहीं बढ़ा, बाय 3/4 नहीं है, रेशो दी हुई है 3/4। समझ आई आपको कि अगर पहले 3 रुपए लग रहा था तो अब 4 रुपए लग रहे हैं? समझ गए? हाँ जी. ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया यहाँ पर। मैंने सोचा बाय 3/4 है। जब बाय लिखा हो ना कि अगर 3/4 बढ़ रहा है तो इसका मतलब फिर मुझे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था कि इतना ज्यादा तो कोई बढ़ भी नहीं सकती चीज, कि 100 रुपए वाली चीज 175 की नहीं हो सकती। हाँ ये है कि अगर रेशो दे दी ना उसने, रेशो का मतलब ये है कि अगर पहले आपका 3 रुपए खर्च हो रहा था तो अब आपके 4 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो इंटू 4/3 आ जाएगा। तो अब खर्चा हो जाएगा आपका 80 रुपीज। बढ़ गया 3/4, इंक्रीज हो गया। और 120 जो है ये आपका कितना बढ़ रहा है? 4/5 में बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर पहले 4 रुपए खर्च हो रहे थे तो अब 5 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो इंटू 5/4 ये आपका आ जाएगा 150। अब 80 और 150 को ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी आपकी? 70। टोटल न्यू कॉस्ट इज इक्वल टू 80 प्लस 150 इज इक्वल टू कितनी आ गई? 230 आ गई। 230, ma'am. 230। Yes, ठीक है, ma'am. यस मैम। आ गया समझ? हाँ जी, आगे यस मैम। कर दूं ये भी शेयर आपको? आगे मैम. शेयर कर दूं या कर लोगे? कर दो जी। कौन सा एग्जाम्पल है ये? 9 है। यस मैम।
किसी बच्चे ने कुछ लिखा, मैम रिपीट कर दो। ओके मैम, वर्ड में समझा दो जी। दोबारा रिपीट करना है अब। देखो बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, किसी बच्चे ने बोला है तो कोई बात नहीं। देखो, आपको वो कह रहा है कि प्राइम कॉस्ट आपकी दो चीजों से मिलकर बन रही है, मटेरियल और वेजेस। और प्राइम कॉस्ट आपकी दी हुई है 180। मटेरियल को हमने y ले लिया, वेजेस को हमने x ले लिया, तो आपकी कॉस्ट बन गई 180। साथ में उसने ये कह दिया कि आपकी जो कॉस्ट है वो मटेरियल की 3 गुना है। तो मटेरियल की 3 गुना मतलब 3y = 180, तो मटेरियल आपका 60 रुपए का हो गया। अगर मटेरियल 60 रुपए का है, इस इक्वेशन में रखते हैं, तो वेजेस आपकी 120 रुपए की हो गई। ये तो थी तुम्हारी पुरानी कॉस्ट। अब वो कहता है नई कॉस्ट निकालो कि हमारी दोनों चीजें बढ़ गई, रेट बढ़ गए, ठीक है। तो नया मटेरियल जो है वो 3:4 में बढ़ता है। 3:4 में बढ़ता है मतलब जहां आपके 3 रुपए खर्च हो रहे थे वहां आपके 4 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो अगर 3 रुपए की जगह 4 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो एक की जगह अगर आप इक्वेशन बनाओगे 4/3 आ गया, तो हमारे खर्च हो रहे थे 60। 60 का 4/3 80 रुपए खर्च होंगे हमारे। और वेजेस आपकी बढ़ती हैं 4:5 में। 4:5 का मतलब यह है कि जहां 4 रुपए खर्च हो रहे थे, अब 5 रुपए खर्च होंगे। तो 4 रुपए की जगह 5 खर्च हो रहे हैं, 1 रुपए की जगह 5/4, तो 120 की जगह 150 रुपए खर्च होंगे। तो दोनों को मिलाएंगे तो टोटल प्राइम कॉस्ट 230 की हो जाएगी। हाँ जी, अब बताइए, आ गया समझ? रिपीट कर दिया मैंने Yes, बेटा, आ ma'am. गया? ठीक है। अब 10 के बाद 11 से लेकर 15 तक किसी की कोई प्रॉब्लम? नो मैम। जरा मैं मैसेज भी देख लूँ ना, कुछ बच्चों का मैसेज। मैम रिपीट कर दो, हो गया। अब आपको मैंने दिए थे क्वेश्चन करने के लिए 1 से लेकर 12 तक। अब इसमें बताओ किसी की कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, Ma'am, 1 से question 12 number तक। 9 से 10th जी। क्वेश्चन नंबर समझा दो। कौन सा? 9th से 10th जी। 9th और 10th, ठीक है। 9th से 10th। ठीक है, मैं 9th और मैम 10th में। बोलो बोलो, कुछ कहना है उससे पहले, 9th और 10th से पहले? मैम थर्ड। थर्ड, ठीक है। थर्ड, 9th और 10th, 3 क्वेश्चन करने हैं हमने। What must be subtracted from each of the numbers so that the remainders may be in proportion? 17, 15, 31 और 47। देखिए, आपको 4 नंबर दे रखे हैं। 17, 15, 31 और 47। अगर 25 है। हैं मैम 25 है। 15 की जगह 25 है। ओके, लेकिन ये ना मुझे लगता है एक्सेल में होएगा आपका। यहाँ पर करते हैं। 17, 25। अगर कहीं गलती लिखूं तो बता देना। 25 के बाद क्या है? 31। 31 एंड 47। 31। यस। ठीक है। यस मैम। अगर ये प्रपोर्शन में होने हैं तो वो क्या होना चाहिए? 17/25 इज इक्वल टू 31/47।
47 यही होने चाहिए प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है। Yes, ma'am. अब लेकिन वो प्रोपोर्शन में नहीं है, वो कहता है इसमें से क्या लेस करें सब में से कि जो प्रोपोर्शन में हो जाए और कॉमन नंबर लेस करना है। तो मैं मान लेती हूँ मैं x लेस करूंगी सब में से, तो यहाँ भी मैं -x कर देती हूँ, यहाँ भी मैं -x कर देती हूँ, और यहाँ भी मैं -x कर देती हूँ। ये बात ठीक हो गई, क्लियर हो गई, समझ आ गई यहाँ तक? Yes, यस मैम। अब मैंने करना है इनको प्रोपोर्शन में, तो इसके लिए मतलब इन दोनों इसको मल्टीप्लाई करूंगी मैं। एक मिनट ध्यान से देखिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगी आपस में, और ये किसके इक्वल होने चाहिए? इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, समझ आ गई ये बात? इसका मतलब बनेगा 17 -x इंटू 47 -x is equal to 25 -x इंटू 31 -x। ये क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। yes, ma'am. क्लियर तो गया, और कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? जी। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे? x की वैल्यू ही तो निकालनी है। यस मैम कर लेंगे। ठीक है, ओके, करवा दो। अरे वाह, बड़े अच्छे बच्चे हैं तो, चलो जी करवा देते। 799. -7x मैम। हैं वो तो मैं करूंगी बेटा, अभी तो मैं मल्टीप्लाई कर रही थी। 799 -17x -47x प्लस x स्क्वायर। ये हो गया, समझ आ गया? हाँ जी बेटा, आ रहा है समझ? यस मैम। यहाँ आएगा 775 -25x -31x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब x स्क्वायर कट जाएगा दोनों साइड से, Yes, ma'am. तो यहाँ रह जाएगा 799 माइनस 7 और 14 1 4 64x यहाँ रह जाएगा आपका 775 माइनस 56x। ठीक है, ओके मैम 64x कैसे आया? बेटा 17 और 47 को जोड़ के। आ रहा है 64? यस मैम। -775 इसको एक तरफ कर दो,
और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 64, इधर आके प्लस हो जाएगा 64x माइनस 56x, ये हो गया। अब यहाँ निकालो इसको, 799 माइनस रेस एंटर, 24 आ गया, 24, और ये कितना आएगा, 8x। तो x की वैल्यू 3 आ गई। यस मैम। Yes, ma'am. यस हाँ मैम। जी। एट एक्स, अब कर लोगे या इसके बाद भी करके बताऊं? हो गया Yes. मैम। और बोलो। 9th और कौन सा पूछा था, थर्ड हो गया। थर्ड के बाद क्या है अब, और कौन सा था थर्ड के बाद? 9th और 10th मैम। 9th और 10th। ये तो बेटा a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू के करोगे, ठीक है। फिर a की वैल्यू आपकी उसकी लिख दोगे यहाँ पर, a की वैल्यू, b की c और वैल्यू लिख दोगे, और आपका ये निकल जाएगा सारा। कर लोगे एक बार ट्राई? इसमें भी वही करना है, इक्वल्स टू के करके। आज हमने किया नहीं ये वाला क्वेश्चन, ऊपर किया तो है एबीसी वाला। ओके मैम। एक बार आज ट्राई करना, नहीं होगा तो कल फिर बता दूंगी, ठीक है। ओके मैम। मैम। अभी हमने आज करना है आगे प्रपोर्स वेरिएशन। तो वो कहता है इफ टू वेरिएबल क्वांटिटीज ए एंड बी so related that a changes b also changes in the same ratio, then a is said to be vary directly as simply vary as b. This is symbolically denoted। देखो वेरीज का ये डिनोशन, ये आपका सिंबल है, याद रखना। ऐसे कट के 8 सा बनाया हुआ है। इसको आप कैसे पढ़ोगे, ए वेरीज एज बी। ये बात पढ़ लोगे, समझ आ जाएगा इसको कैसे पढ़ना है आपने। यस मैम। यस मैम। सिंबल भी समझ आ गया, ठीक है। यस मैम। इसका मतलब क्या है कि अगर एक चीज बदलती है तो दूसरी भी बदलेगी, दोनों इकट्ठे वेरी करेंगी। इसको समझाने के लिए इसने आपको एग्जांपल दिया है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई r होता है, याद है आप सबको। Yes, ma'am. तो अगर हम इसमें r चेंज करते चले जाएंगे, अगर r बढ़ता जाएगा तो सरकमफ्रेंस भी बढ़ता जाएगा, और अगर r कम होता जाएगा तो सरकमफ्रेंस भी कम होता चला जाएगा। Yes, ma'am. तो इसका मतलब रेडियस के इंक्रीज होने से सरकमफ्रेंस इंक्रीज होता है, और रेडियस के डिक्रीज होने के से सरकमफ्रेंस डिक्रीज होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे कि सरकमफ्रेंस वेरीज एज रेडियस वेरीज। क्लियर? हाँ जी मैम। ठीक है। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, इफ a varies as b then a is equal to kb। तो a इज इक्वल टू के बी हमारा होगा, वेयर के हमारा कांस्टेंट होगा, लेकिन वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर वो कहता है पेपर में मैं आपसे पूछ लूं इफ a वेरीज b देन कौन सी ट्रू है, तो a इज इक्वल टू के बी होता है। ये एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा कह, अगर मैं पूरी यहां तक लिख दूं इफ a वेरीज b देन a इज इक्वल टू के बी, तो k की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो आप बोलोगे k कांस्टेंट है। या मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी k 0 हो सकता है, तो आप बोलोगे नो, k कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये बात समझ आ गई आपको? Yes, ma'am. अब अगर आपको Yes, ये कह दिया जाए a varies as b then b varies as a, if a varies as b then a is equal to kb, हमने ऊपर पढ़ लिया। if b varies as a then b is equal to a upon k, that is b varies as a। तो ऑपोजिट हो गया ना, a upon k आ गया ना। यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालें तो a upon k आ जाएगी ना, देखो k इधर जाके नीचे आ जाएगा। यस मैम। अब आगे देखो, वो ये कहता है द एरिया ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कल, जिस तरह से सरकमफ्रेंस वेरी करता है रेडियस से, उसी तरह उसका एरिया भी रेडियस से वेरी करता है। जब रेडियस बढ़ता जाएगा तो एरिया भी बढ़ता जाएगा, और रेडियस कम होता जाएगा तो उसका एरिया भी कम होता जाएगा। ठीक है, और ये दोनों सेम रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। ठीक है, एरिया का इसका मतलब क्या हो गया, एरिया इज वेरीज एज रेडियस वेरीज। ठीक है, ये साइन आपको याद रखना है। तो ए इज इक्वल टू के आर आ गया, के की वैल्यू आएगी ए अपॉन आर। K is nothing but constant of proportionately। तो मैं जरा देखूं किसी ने कोई मैसेज तो नहीं डाला, आप में से समझ आ रहा है सबको। दविंदर सिंह मैम ग्रुप में शेयर कर दो MSP बॉयज रेज्ड हैंड्स। हाँ जी बोलो बेटा, क्या कहना है, क्या शेयर करना है ग्रुप में? देवेंद्र जी क्या ग्रुप में शेयर करना है, आप लिखेंगे। MSP बॉयज में से क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप लिखिए, टेक्स्ट करिए बेटा। थर्ड का आंसर 3 आ रहा है, वो लिखा हुआ है, अभी तो हमने किया है क्वेश्चन। 24/8 बेटा 3 आ जाएगा। हो गया क्लियर? हमारा 8x इज इक्वल टू 3। मैम 3 आंसर सेंड कर दो। प्रैक्टिकल 4 3 का आंसर सेंड कर दूं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो मैंने एक्सेल में किया था ना, एक मिनट जस्ट वेट। ये कह रहे हो बेटा, एक मिनट, x इज इक्वल टू आपका आ गया 3। आपको सेंड तो कर देती हूँ, पर मुझे लगता नहीं है ऐसे कुछ फायदा होगा आपको, पर मैं कर देती हूँ, आप कह रहे हो तो। कर दिया बेटा सेंड। मैम प्रैक्टिकल 4 बताना था आपको। बेटा ये तो k करना है, x अपॉन बी प्लस सी, वाई अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू k करना है। x की वैल्यू निकालनी है, y की z की, और यहाँ पुट करनी है, और वो आंसर 0 आ जाएगा। यू शुड ट्राई एट योर ओन, सब में वही करना है, इक्वल्स टू k लिखना है। कर लोगे बेटा? MSP बॉयज में से किसी ने कहा है कर लेना बेटा। ओके मैम आ गया। सो बेटा यू शुड ट्राई, अगर नहीं होगा तो फिर सेंड इन द ग्रुप। थर्ड का मैंने सॉल्यूशन भेज दिया ग्रुप में। अब हम आ रहे हैं इनवर्स वेरिएशन पे। अभी हमने किया कि ए और बी वेरी करते हैं, लेकिन कई बारी वो इनवर्स वेरी करते हैं। इनवर्स वेरी का मतलब ये होता है कि अगर ए बढ़ रहा है तो बी कम हो जाएगा, और अगर बी बढ़ रहा है तो ए कम हो जाएगा। ये होता है इनवर्स वेरिएशन। रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। वहां आप लिखोगे ए वेरीज एज 1/b, और ये होता है हमारा डिमांड एंड प्राइस में। जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब किसी चीज का प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज? इसको हम इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। यहां पर k की वैल्यू आती है ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या a इज इक्वल टू k अपॉन बी। k हमारा कांस्टेंट होता है पर 0 नहीं होता है। जैसे इसने एग्जांपल दिया स्पीड एंड टाइम, अगर हम कम स्पीड से चलेंगे
तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। तो ये दोनों इनवर्स वेरिएशन के एग्जाम्पल हो गए। आपसे एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं पेपर में, जैसे अभी हमने पढ़ा सरकमफ्रेंस और रेडियस आपस में वेरिएशन होती है, उनकी डायरेक्ट वेरिएशन होती है। इसी तरह एरिया ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल भी डायरेक्ट वेरिएशन होती है। स्पीड और टाइम में इनडायरेक्ट वेरिएशन होती है, प्राइस और डिमांड में इनडायरेक्ट वेरिएशन होती है। ये दोनों समझ आ गए आपको? यस मैम। अब आगे आता है ज्वाइंट वेरिएशन। तो जहां पर अगर ज्वाइंटली वेरी करता है, ए सिर्फ एक चीज से वेरी नहीं करता, बहुत सारी चीजों से वेरी करता है, तो हम लिखेंगे ए वेरीज बी सी डी। तो ए इज इक्वल टू, जहां हम के बी लिखते थे अब हम लिखेंगे के बी सी डी। तो इसका एग्जाम्पल है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अगर हम लेंथ को चेंज करें, बढ़ाएंगे तो भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्रेड्थ को बढ़ाएंगे तो भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हाइट को बढ़ाएंगे तो भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम वेरी करता है तीनों से, तीन कंपोनेंट हो गए, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो वी वेरीज एल बी एच, के एल बी एच। क्लियर हो गया ये? नो अब मैम। देखिए बेटा, जब आपका एक चीज से एक चीज वेरी करती है तो सिंगल होता है, ज्वाइंट होता है जब एक से ज्यादा चीजें वेरी करती हैं। जैसे हमने सरकमफ्रेंस में पढ़ा, सिर्फ रेडियस पे सारा सर्कल वेरी करता है। अगर रेडियस चेंज होगा तो सरकमफ्रेंस भी चेंज हो जाएगा, एरिया भी चेंज हो जाएगा। लेकिन जो क्यूबॉइड होती है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। Yes, और ma'am. उसका सरकमफ्रेंस भी होता है, वो क्या होता है? 2 इंटू एल। क्या होता है? एल इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो उसमें वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड का, वो तीन चीजों से वेरी करता है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ज्वाइंटली हो गया ना, तीन चीजों से ज्वाइंट हो गया ना वो। हाँ जी बेटा, समझ आई अब? कौन पूछ रहा था बेटे ज्वाइंट वेरिएशन के बारे में? अभी समझ आया या दोबारा बताऊं? मैम एक बार दोबारा बता दो। बेटा ज्वाइंट वेरिएशन का मतलब ये है कि आपकी एक चीज पे डिपेंड नहीं करती, एक से ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आप उसको समझने की कोशिश करो। आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपके पास होता है लेंथ और ब्रेड्थ। तो इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया और रेक्टेंगल का पैरामीटर, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ पे। बोलो बेटा, जवाब तो दो ना, जो पूछ रहा है डाउट वो यस जवाब मैम। भी। तो ज्वाइंट वेरिएशन हो गई ना वो। इसी तरह क्यूबाइड का जो एरिया और क्यूबाइड का जो पैरामीटर है, वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। यस मैम। तो ज्वाइंट वेरिएशन हो गया ना वो, कि एक चीज एक से ज्यादा चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, समझ आया? हाँ जी मैम। इसके बाद है सम एलिमेंट्री रिजल्ट्स। देखिए, ये आपको सिर्फ याद करने हैं। अगर ए और बी वेरी करते हैं तो बी और ए भी वेरी करेंगे। आपको ये आंसर पूछा जा सकता है पेपर में, इफ ए वेरीज बी तो देन बी वेरीज ए, इज इट ट्रू और नो? आप कहोगे यस। अगर ए बी से वेरी करता है, बी सी से वेरी करता है, तो ए सी से भी वेरी करेगा ही करेगा। क्लियर हो गई ये चीज? Yes, ma'am. इसी तरह यस ए मैम। बी से और बी सी से वेरी करता है, तो ए माइनस बी भी सी से वेरी करेंगे। ये आपने सिर्फ रिजल्ट्स याद करने हैं, इसमें से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एक में प्लस कर लो, इसने दोनों में माइनस किया हुआ है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, समझ आई? हाँ जी मैम.
Yes, हाँ, ma'am. उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ए रेज टू पावर एन और बी रेज टू पावर एन भी वेरी करेंगे। ए अब तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, डी आ गया, देन ए सी बी डी वेरी करेंगे। ए अपॉन सी इज इक्वल वेरी बी अपॉन डी। सेम ये आपके सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो ये एलिमेंट्री रिजल्ट्स जो हैं ये आपने लिख के तैयार करके मुझे पीडीएफ भेजनी है ग्रुप में, देखती हूँ कौन लिख के याद करता है। इसमें से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, तो आपको ये लिख के याद करने हैं। हाँ जी बोलो। मैम बोलो स्क्वायर बेटा। रूट वाला समझ नहीं आया फिफ्थ। कुछ समझाना इसमें है ही नहीं। वो कह रहे हैं अगर ए सी से वेरी करता है, बी सी से वेरी करता है, तो ए और बी का स्क्वायर रूट भी सी से वेरी करेगा। इसमें क्या समझाऊं मैं आपको? ओके मैम। मैं तो बेटा याद करने वाला है, कुछ समझाने वाला नहीं है। ठीक है, अब आपके इसके बेस पे क्वेश्चन भी आएंगे आगे। देखो जैसे वो कह रहा है ए प्लस बी वेरी करता है ए माइनस बी से, तो आपको प्रूव करना है ए वेरी करता है बी से। ये दूसरा ये प्रूव करना है, तीसरा ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करने हैं आपने? प्रूव क्या करने हैं, इसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वही बात है कि इक्वल्स टू के लेना है हमने प्रूव करने में। जहां भी प्रूव करना है इक्वल टू के लेना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू के अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, कि अगर ए बी से वेरी करता है देन ए इज इक्वल टू के बी। तो वहीं अपने के ले लेना है, के हमारा कांस्टेंट है। तो उसी से आपको इसको सॉल्व करके दिखा देना है और कुछ भी नहीं करना है। के माइनस वन जब आप इसको खोलोगे, देखो इसने कैसे किया है मैं आपको बता देती हूँ। आपको प्रूव क्या करना है, पहले में ए और बी लेना है। ओके, तो अब यहाँ देखो आप पहले ए प्लस बी वेरी ए माइनस बी। वेरीज का निशान मेरे पास है नहीं शायद इस पे लैपटॉप पे, तो मैं इसको वीएस लिख देती हूँ, वेरीज ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर। तो ए प्लस हमने क्या लिखा था, अभी हमने सीखा था ए वेरीज बी। तो उस केस में क्या होता है, ए ए इज इक्वल टू के बी हो जाता है। इस थ्योरी पे हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम खोलेंगे तो क्या बनेगा, के ए माइनस के बी। अब ए वाल, हाँ जी, के ए वालों को हम इकट्ठा कर देंगे, ए माइनस के ए इक्वल्स टू ये आ जाएगा, ये बी उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस के बी माइनस बी। ठीक है, क्लियर है। यहां से हम ए कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा वन माइनस के ब्रैकेट में इक्वल्स टू ए प्लस वन।
तो ये हो गया A/B इक्वल्स टू K+1 अपॉन K+K-1। देखो ये क्या इस तरह से इसने प्रूव किया है, कुछ स्पेशल इसने नहीं किया है। तो A/B आपका K+1/K-1 आ गया। तो ये भी हमारा कांस्टेंट है और K भी हमारा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब A और B वेरी कर रहे हैं। हमने यही प्रूव करना था और कुछ भी नहीं करना था। इट इज वेरी सिंपल। इसी तरह अगले क्वेश्चन में भी आपने सेम करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई A को आपने K ले लेना है। इसने यहाँ पर M ले लिया तो आप M भी ले सकते हो, K भी ले सकते हो। उसकी वैल्यू पुट कर देनी है और ये आपका प्रूव हो जाएगा। देन यू शुड ट्राई एट योर ओन, अदरवाइज फिर कल करेंगे। करना कुछ नहीं है, इसमें भी वही करना है। आपने के लेना है, जहां भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं आपको के लेना है और कुछ नहीं लेना है। एंड मोर और लेस आप इनके रिजल्ट्स याद कर लो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद ही हो जाएंगे, क्योंकि आपके एमसीक्यू आने हैं। आप प्रूफ कैसे कर रहे हो ये किसी ने देखना नहीं है, आपके आंसर ही देखने हैं। तो आज आप इसके क्वेश्चंस करेंगे सारे जितने भी रह गए हैं, प्रैक्टिकल्स एंड एग्जांपल्स एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो दिए नहीं हुए इसके। और नेक्स्ट आता है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड एन्युटी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 9 बज गई है, अब हम कुछ शुरू करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो आज आप लोगों का यही काम है कि जो हमने वेरिएशन किया है इसके क्वेश्चन करने हैं, प्लस अगर कल वाले किसी के रह गए हैं तो वो पूरे करने हैं। बाकी के कोई डाउट होंगे तो मैं कल क्लियर कर दूंगी। ठीक है, क्लियर है? Okay, ma'am. ओके ओके फॉर Yes, टुडे। ma'am. अभी किसी का कोई डाउट है तो आप Ma'am, चैट बॉक्स में लिख सकते हो बेटा। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट, कुछ भी हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो मैम या बोल भी सकते हो। हाँ जी बेटा। कल वाली जो वीडियो थी वो यूट्यूब पर पड़ी है रिकॉर्डेड। वो सर बता देंगे आपको, डाल देंगे सर उस वीडियो।